ओम सुप्रभातम। आदरणीय श्री तेजपाल जी, आदरणीय श्री डॉक्टर युद्धवीर सिंह जी, आदरणीय श्री महेंद्र सिंह जी, आप सभी को सुप्रभातम, स्वागत है। सुप्रभात सर। आइए सत्र शुभारंभ करते हैं। प्रार्थना के शब्दों और प्रार्थना के कोमल भावों के साथ आंखें बंद करके अपने बैठने की स्थिति के प्रति सजग होंगे। अपनी रीढ़ की हड्डी, अपनी गर्दन सहज रूप से सीधी महसूस करें। दोनों हथेलियों को सहज अवस्था में घुटनों पर रखते हुए भीतर आती हुई श्वास पर अपनी निगाह करेंगे। भीतर आती हुई श्वास के साथ अपार शांति, शक्ति और उत्साह को हमारे अस्तित्व में प्रवेश करते हुए महसूस कर रहे हैं। और बाहर छोड़ती हुई श्वास, बाहर जाती हुई श्वास हमारे तनाव को, भारीपन को, नकारात्मकता को हमसे दूर कर रही है। पुनः अंदर आती हुई श्वास चेहरे पर एक मुस्कान बढ़ाते हुए दोनों हथेलियों को आपस में कोमलतापूर्वक जोड़ेंगे और एक मुस्कान के साथ मंत्रोच्चार करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तूने हमें उत्पन्न किया, पालन कर रहा है तू, तुझसे ही पाते प्राण हम, दुखियों के कष्ट हरता है तू, तेरा महान तेज है छाया हुआ सभी स्थान, सृष्टि की वस्तु वस्तु में तू हो रहा है विद्यमान, तेरा ही धरते ध्यान हम, मांगते तेरी दया। ईश्वर हमारी बुद्धि को
श्रेष्ठ मार्ग पर चला, विधाता हमारी बुद्धि को योग मार्ग पर चला। ओम शांति शांति शांति। दोनों हथेलियों का आपस में धीरे धीरे घर्षण। ऊष्मित हथेलियों को आंखों पर, गालों पर रखेंगे थोड़ी देर। ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, ट्रांसफर ऑफ हीट को महसूस करेंगे। फिर धीरे धीरे हथेलियों को दूर करते हुए प्रार्थना समस्त योगाभ्यासों का अत्यंत महत्वपूर्ण और सर्वप्रथम चरण होता है। आदरणीय डॉक्टर युद्धवीर जी ने और मेरे द्वारा भी इससे पूर्व के सत्रों में प्रार्थना को अत्यंत महत्व दिया गया, भिन्न भिन्न प्रार्थनाओं से अभ्यास प्रारंभ किया गया। लेकिन मंत्रों को या प्रार्थनाओं को जब तक भावनाओं में हम नहीं बदलते हैं, उसका अर्थ लेकर उसकी भावना मंत्र के शब्दों अनुसार, ऋषियों के कहे अनुसार नहीं करते हैं, तब तक इन मंत्रों या प्रार्थनाओं का अधिक लाभ नहीं मिल पाता है। ये बात मैं इसलिए अब डिटेल से आज बता रहा हूँ क्योंकि ये प्रथम चरण है। दोनों ही रूप से हमें किसी अन्य को सिखाने का अवसर पड़े तब भी, अथवा हम स्वयं का अभ्यास करें तब भी, यदि हम किसी भी विषय का सर्वाधिक लाभ ग्रहण करना चाहते हैं, किसी भी प्रक्रिया का, तो उससे संबंधित सभी नियमों को हमें जानना समझना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। तो प्रार्थना के संबंध में जो हमने अनुभव किया या बड़े महापुरुषों से जो सुना, उसका एक बड़ा सार तो यही है कि प्रार्थना के शब्दों का अर्थ जानते हुए तदानुसार भावना हमारे मन में चले, तो उस मंत्र का अर्थ ही होता है मनन करना। मनात त्रायते इति मंत्राः, जो मन को त्राण देता है। त्राण का अर्थ है जो मन को किसी भय से मुक्त करता है, वो मंत्र होता है। अब वो भय कई प्रकार के हो सकते हैं, तो हमें प्रार्थना के शब्दों का अर्थ होना चाहिए। गायत्री मंत्र अत्यंत साधारण, साधारण माने सर्वव्यापक, अत्यंत प्रचारित प्रसारित है। साधारण तो नहीं है, असाधारण है गायत्री मंत्र। इसका अर्थ मैंने पिछली बार भी बताया था, आज भी प्रार्थना रूप में हमने इसका अभ्यास किया, इसको जाना। गायत्री मंत्र का मैं पुनः अर्थ दोहराना चाहूंगा और आप लोगों की जागरूकता भी चाहूंगा। आप इसे नोट करना चाहें तो नोट भी कर सकते हैं, अथवा इंटरनेट पे अवेलेबल हो जाएगा। और मैं आदरणीय महेंद्र जी से भी निवेदन करूंगा कि वो अपने विद्यालय में बच्चों को अगर करा रहे हो तो बहुत मुझे खुशी है, और अन्यथा आप इसका गायत्री मंत्र का अर्थ तो जैसे नोटिस बोर्ड पे लगाते हैं, ऐसे नोटिस बोर्ड पे लगा सकते हैं। मैंने कई विद्यालयों में ऐसा सुझाव दिया, तो बच्चे उसे अपनी नोटबुक में नोट करें और याद करें। तो समय के साथ हो सकता है किसी दिन वो बड़े हों, इसके ऊपर विचार करें, तो उन्हें गायत्री मंत्र का अर्थ समझ में आए। तो गायत्री मंत्र में हम परमेश्वर से कहते हैं ओम। ओम परमपिता परमेश्वर का सबसे बड़ा, सबसे पहला नाम है। ओम भू भुवः स्वः है। भू का अर्थ होता है जो प्राणों से भी प्यारा है। भू शब्द का अर्थ होता है प्राणों से भी प्यारा। प्राणों से प्यारा का अर्थ क्या लिया गया, क्यों लिया गया?
हमने परमेश्वर को, हम ये परमेश्वर के प्रति हम उसका संबोधन कर रहे हैं। ओम, जो परमपिता परमेश्वर है, तू हमारे लिए प्राणों से भी प्यारा है। प्राणों से प्यारा की बजाय हम भोजन से प्यारा, तू हमें जल से प्यारा, तू हमें वस्त्रों से प्यारा, तू हमें संबंधों से प्यारा, इस प्रकार से भी हम कह सकते थे। लेकिन गायत्री मंत्र की रचना करने वाले ऋषियों ने इसे प्राणों से प्यारा बताया, क्योंकि ऐसे अनेक लोग हैं जो संबंध विहीन होते हैं संसार में, लेकिन फिर भी वो जीवित रहते हैं। ऐसे अनेक लोग होते हैं जिनके माता-पिता बचपन में ही छोड़ के चले जाते हैं, लेकिन फिर भी उनका जीवन होता है। ऐसे अनेक लोग होते हैं जो भोजन के बिना भी कठिन परिस्थितियों में अनेक दिन गुजार देते हैं, जल के बिना भी गुजार देते हैं। लेकिन ये जो प्राण तत्व है, यही ये प्राण तत्व का ही करिश्मा है कि हमारा जो ये देह है, जो ये इस प्रकार से किसी भी प्रकार के स्थूल तत्वों से बना है, इसके भीतर जीवन आया है। ये प्राण तत्व के कारण ही आया है। ये प्राण तत्व के कारण ही हमारे शरीर में जीवन आया है। तो हे परमेश्वर, तू हमें प्राणों से भी प्यारा है। जिस कारण से हमारा जीवन है, तू हमें उससे भी प्यारा है। भुवः, दूसरा शब्द आता है भुवः। भुवः शब्द का अर्थ होता है जो दुःख नाशक है, जो दुःख नाशक है। दुःख नाशक का अर्थ मैं यहाँ बताऊँ तो ऐसा भक्ति में लीन ऐसे अनेक लोग आपने कभी न कभी देखे होंगे, या अपने ऊपर भी हमने कभी न कभी ऐसा अनुभव किया होगा। जब हम भक्ति में लीन होते हैं और कोई हमें किसी भी घटना या किसी भी चीज़ से हम विचलित होते हैं, परेशान होते हैं। लेकिन अगर परमेश्वर के प्रति तुरंत ही एकदम से हम सच्चा समर्पण कर दें, सरेंडर कर दें, कंप्लीट सरेंडर कर दें, तो उसी समय अपने दुःख को हम भूल जाते हैं। दुःख का नाश करने वाला है, तुरंत करने वाला है, इसलिए दुःख नाशक है। स्वः, तीसरा शब्द स्वः, ओम भूर्भुवः स्वः। वो दुःख नाशक तो है ही, लेकिन साथ ही सुख कारक है। सुख का कारक है वो, सुख को पैदा करने वाला है, दुःख का नाश करने वाला भी है। दोनों में अंतर समझने की आवश्यकता है। दुःख का नाश और सुख को देने वाला, तो सुख कारक है परमेश्वर। ऐसा भी हम अपने आस-पड़ोस में या सच्चे भक्तों के जो हम इतिहास पढ़ते हैं, उसमें हम देख सकते हैं। परमेश्वर की सच्ची भक्ति में लीन भक्त आपको हमेशा आनंद में महसूस होंगे। दुनिया में ज़रूर समस्याएँ हैं, उनके आस-पड़ोस में भी समस्याएँ होंगी, लेकिन उन समस्याओं से विचलित ना होते हुए, वो अपने एक अलग ही आनंद की स्थिति में अपने जीवन को व्यतीत कर रहे होते हैं। और जिससे भी मिलते हैं, उसकी भी नकारात्मकता को और उसके भी दुःख को हरते हुए, जैसे परमेश्वर का मैंने बताया कि परमेश्वर का सच्चा समर्पण करते ही अ, हमारा दुःख का नाश होता है। ऐसे ही परमेश्वर की भक्ति में वर्षों से लीन कोई जो भक्त होते हैं और जो हमारे आस-पड़ोस में संतों के रूप में जिन्हें हम जानते हैं, देखते हैं, तो हमने ऐसा अनुभव करते हैं, हम उनकी आश्रय में जाते हैं, हम उनकी शरण में जाते हैं, हम थोड़ी देर उनसे बात करते हैं, तो हमें भी अच्छा लगता है, सकारात्मक लगता है। तो ये सकारात्मकता परमेश्वर की इस भक्ति से प्राप्त होती है। ये परमेश्वर की भक्ति से उन गुरुजन, वो जो गुरुजन होते हैं अथवा संत होते हैं, वो पूर्ण रूप से सकारात्मक हो जाते हैं, 100% सकारात्मक। और हम जब उनकी शरण में या हम जब उनके ओरा में जाते हैं, हम उनके प्रभाव क्षेत्र में जाते हैं, तो उसका कुछ प्रभाव हमारे ऊपर भी आता है। तो ये है स्वः। हे परमेश्वर, तू मुझे प्राणों से भी प्यारा है, तू सुख कारक है, तू दुःख नाशक है। तत् सवितुः वरेण्यम, वह, तत् यानी वह, सविता यानी सूर्य चंद्र लोक आदि को रचने वाला, सविता यानी जिसने सूर्य चंद्र आदि सब ये रचा है और उनका पालन कर रहा है, उन्हें चला रहा है, गतिमान कर रहा है, वह सूर्य चंद्र लोकादिक को रचने वाला, वह ही मात्र वरेण्यम, वरण करने योग्य है। वरण यानी प्राप्त करने योग्य है। मैं ये योग का बहुत गहन एक स्तंभ प्रार्थना के
को इलोबरेट कर रहा हूँ, इसको बहुत महत्व देते हुए, क्योंकि ये केवल शरीर के जॉइंट्स के लिए नहीं है, ये हमारे मन की ऐंठन को, मन की गाँठों को, मन के जॉइंट्स को भी खोलने का काम करता है। इसलिए अत्यंत इसको महत्व देते हुए हमें समझना है। तत्सवितुः वरेण्यम, वह सूर्य चंद्र लोकादि को रचने वाला, वह ही प्राप्त करने योग्य है संसार में। वरेण्यम भर्गः देवस्य, भर्गो देवस्य, भर्गो यानी वो, उसका स्मरण करने से क्लेश आदि, क्लेश क्लेश क्लिश्यति इति क्लेश है, जो क्लेश कारक होता है उन्हें क्लेश कहते हैं, जो क्लिष्ट होता है उन्हें क्लेश कहते हैं। तो क्लेश आदि को जलाकर भस्म कर देने वाला है, शुद्ध स्वरूप है, एकदम शुद्ध स्वरूप है। जैसे जैसे कोई ओर होता है, जैसे गोल्ड का ओर है या आयरन ओर है, इनको हम एकदम हाई टेम्परेचर पर गला देते हैं भट्ठी में, तो ये अपने शुद्ध स्वरूप में आ जाते हैं। तो इसी प्रकार से ओर से बिल्कुल प्योर मेटल की तरफ आ जाते हैं। ऐसे ही परमात्मा शुद्धतम स्वरूप है संसार में। इस परमात्मा के अलावा कोई भी हम तत्व देखेंगे उसमें मिलावट है, कोई भी तत्व हम देखेंगे उसमें मिलावट है, लेकिन परमात्मा एकदम शुद्धतम स्वरूप है। भर्गो, भर्ग के दो अर्थ हैं भर्ग शब्द के, एक तो शुद्धतम स्वरूप और एक जिसका स्मरण करने से जो क्लेशों को जलाकर भस्म कर देता है। देवस्य, देवस्य यानी जो देवताओं को भी, देवों का भी देव है, देवों का भी देव है। देव का अर्थ यहाँ पर है देने वाला, दाता, दानदाता। जो देता है उसे देव कहते हैं। लेकिन जैसे देवता और क्या क्या हो सकते हैं, जैसे बादल हैं, बादल हमें जल देते हैं, वृक्ष हमें खाने का भी देते हैं, छाया भी देते हैं, ऑक्सीजन भी देते हैं। माता पिता हमें आश्रय देते हैं, हमारा पालन पोषण करते हैं, हमें जन्म देते हैं। गुरुजन हमें ज्ञान देते हैं, जीवन की शिक्षाएं देते हैं। लेकिन इन सबको भी ये सब देने वाला, हम उसकी बात कर रहे हैं परमेश्वर, देवस्य, देवों का भी जो देव है, देने वालों को भी जो देने वाला है। देवस्य धीमहि, हम, धीमहि शब्द का अर्थ है हमें भी दीजिए। हम परमेश्वर से मांग रहे हैं, हे परमेश्वर तू देवों का भी देने वाला है, तू हमें भी दे। क्या मांगते हैं हम अंतिम 4 शब्दों में? धियो यो नः प्रचोदयात्, यही शब्द है ना रंजीत जी, आखिरी 4, धियो यो नः प्रचोदयात्। धिये शब्द का अर्थ होता है बुद्धि, और धियो शब्द ये प्लूरल है, यहाँ पर बहुवचन है। तो यानी हम इसमें बुद्धि के हम लिए ध्यान लगा रहे हैं हम एक लास्ट की, सद्मार्ग की प्रार्थना कर रहे हैं, सद्बुद्धि की प्रार्थना कर रहे हैं। लेकिन इसमें विशेष ध्यान बात क्या में है, हम अपने लिए मात्र नहीं कर रहे हैं, हम कह रहे हैं हमारी बुद्धियों को, धियो यो नः, नः हमारी, धियो यो नः प्रचोदयात्, हमारी हमारी हम सब की बुद्धियों को सद्मार्ग पर चलने की प्रेरणा दीजिए। शुरुआत के हिस्से में हमने परमात्मा से उनका हमने उनका जो उनके गुण है हमने उनका स्मरण किया कि परमेश्वर तू हमें प्राणों से भी प्यारा है, तू क्लेश नाशक है, तू दुख नाशक है, तू शुद्धतम स्वरूप है, तू सबको देने वाला है। ये हमने परमेश्वर से शुरुआत के चरणों में कहा। लेकिन अंतिम रूप में हमने परमेश्वर से फिर मांगा, क्या मांगा है? दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण चीज हमने परमेश्वर से मांगी, सद्बुद्धि, सद्बुद्धि। क्योंकि किसी के पास अगर आनुवांशिक रूप से सब कुछ हो, सब कुछ उसे उसके माता पिता ने इकट्ठा संसार भर का करके दिया, लेकिन अगर बुद्धि नहीं है तो अपने माता पिता का या अपनी पीढ़ियों का इकट्ठा किया हुआ भी वो कुछ ही वर्षों में नष्ट कर सकते हैं। अगर किसी के पास कुबुद्धि है तो, बुद्धि ठीक नहीं, और किसी के पास अगर सद्बुद्धि है तो माता पिता से भले ही कुछ ना मिला हो, लेकिन अगर सद्बुद्धि है तो बहुत बड़ा साम्राज्य वो खड़ा कर सकता है, बहुत बड़ा सम्मान प्राप्त कर सकता है, बहुत बड़ी सेवा करके संसार की जा सकता है। तो ये मैंने पूरा इसलिए एलोबरेट किया क्योंकि गायत्री मंत्र हमारे चारों वेदों में महामंत्र कहा जाता है और 3 वेदों में इसका संस्मरण आता है।
तो इसका मैंने पूरा अच्छे से बताने का प्रयास किया और ये वैसे भी अगर ना भी हो इतना हमारे सिलेबस का ना भी हो, तो भी व्यक्तिगत रूप से मैं चाहता हूँ कि गायत्री मंत्र का अर्थ पूरे संसार को पता चले और तदनुसार व्यक्ति-व्यक्ति इसका भाव का चिंतन करते हुए अपने आचरण को परिवर्तित करे। आइए, आज के अग्रिम अभ्यासों को हम शुरू करते हैं। हमारे वरिष्ठ साथी हैं और हमसे काफ़ी वरिष्ठ हैं, आदरणीय डॉक्टर युद्धवीर जी कई दिनों से आपको अभ्यास करवा रहे थे और उन अभ्यासों में से ही कुछ अभ्यासों को हम आज रिपीट करेंगे और कल के बारे में मैं कुछ सूचनाएँ दे देता हूँ। कल आप सबका वाइवा रहेगा, यानी आप अभी तक के सत्रों में जो आपने सीखा है, जो आपने नोट्स बनाए हैं उसमें से अब उसमें प्रेयर भी आ गई है, उसमें आपके आसन भी आ गए, सभी प्रकार के सिटिंग, स्टैंडिंग, सुपाइन और प्रोन और इसी में आपके प्राणायाम भी आ गए हैं, मुद्रा, लॉक्स आ गए हैं, षटकर्म के अभ्यास आ गए हैं। तो ये सब आपका सूर्य नमस्कार है। इस सब का आपने पूरा रिवीजन करके कल आपने इसको तैयार रहना है। हुँ? तो आज हमने बीच में थोड़ा-सा क्वेश्चन का सेशन भी रख लेंगे, अगर आपको पीछे कोई डाउट्स हो तो आप पूछ सकते हैं। और आज का हम ज़्यादातर सत्र थोड़ा-सा सूर्य नमस्कार पर आधारित और जो हमारे कुछ प्राणायाम हैं, आसन हैं, उनको हम करेंगे। क्या हमारा जो वैसे सिलेबस अनुसार तो लगभग सब पूरा हो ही गया होगा। अ अ, सिलेबस के अनुसार सब पूरा हो गया है ना? ठीक है, तो बस इसको हम नमस्कार सर आज जी। रिपीटिशन का रखेंगे। तो चलिए, शुरुआत करते हैं कुछ गर्दन के सूक्ष्म व्यायामों से। हुँ? एक-एक प्रक्रिया के साथ इन्हेलेशन, एक्सहेलेशन का ध्यान रखते हुए इन्हेल, स्ट्रेच बैकवर्ड, होल्ड देयर and feel the stretch in the foreneck position. Hold there. Slowly, while exhaling, lean the neck forward. Hold here. Again, while inhaling, we will stretch neck upward. Gently lean downward. Exhale, completely exhale. Inhale and relax in between. बीच में विश्राम करेंगे। मैंने आरंभ में भी इसके बारे में बताया था कि जब भी हम कोई सूक्ष्म व्यायाम अथवा आसन कर रहे हैं, अगर किसी हिस्से पे स्ट्रेचिंग हो रही है तो हमारा सबसे अधिक ध्यान उन स्ट्रेच होने वाले मसल्स के ऊपर रहना चाहिए। तो इससे क्या होता है, हमारी एकाग्रता भी इकट्ठी हो जाती है और उस पे कितना अभ्यास हो रहा है हमें अपने लेवल का पता चल जाता है। दूसरे अभ्यास की ओर बढ़ेंगे। इनहेल और एक्सहेल करते हुए गर्दन को राइट साइड लीन करेंगे। जो हमारा कान है कंधे की तरफ जाने की कोशिश करेगा। होल्ड करेंगे। अब हम राइट साइड में लीन किया हुआ, लेकिन लेफ्ट साइड की जो गर्दन की मसल्स हैं इनमें स्ट्रेच आ रहा है, इसे महसूस करना है। इनहेल एंड एक्सहेल टू द लेफ्ट साइड।
One more round. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Inhale and relax. Third exercise. Inhale, exhale. Our chin, our neck will be parallel to our shoulder, right shoulder. Meanwhile, holding the position, we will feel the stretch in the opposite portion, that is left side of our neck. We will feel the stretch there. Inhale, come in between and exhale to the left side. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Inhale and relax. तो ये हमारा तीसरा अभ्यास था। चौथा अभ्यास कंप्लीट नेक रोटेशन करेंगे, लेकिन उससे पहले क्या आपने, जैसे अभी तक हमें अभ्यास करते हुए काफ़ी लंबा समय हो गया है, क्या आप कुछ स्ट्रेचिंग में या आसनों में या शरीर की ओपनिंग में या जो ब्रेथ हम रिटेन करते हैं, अंदर होल्ड करते हैं, क्या इस सब में आपने कोई इम्प्रूवमेंट महसूस किया है? यस सर, हुआ है जी। अच्छा, जतिंदर जी, इसमें जैसे मतलब ये मैं इसलिए पूछा क्योंकि इम्प्रूवमेंट का ये एक इंडिकेटर है, और साथ ही साथ ये हमें ये भी बताता है कि हम सही दिशा में चल रहे हैं, नहीं चल रहे हैं। तो ये चीज़ हम सबको महसूस होनी चाहिए, खास तौर पे जब हम एक लंबे समय के योगाभ्यासी नहीं हैं। मतलब हमें 3-4 साल हो जाते हैं, उसके बाद तो जो इम्प्रूवमेंट है, वो बहुत कम होने लग जाती है। बहुत उसके मतलब रेट बहुत कम हो जाता है। लेकिन जब हम शुरुआत ही करते हैं किसी अभ्यास की, तो हमें एकदम से लाभ मिलता है, इससे हमें पता चलता है कि हम सही दिशा में जा रहे हैं। तो इसलिए ये चीज़ ना ये चीज़ ये भी बताती है कि हम कंसंट्रेशन के साथ, हम एकाग्रता के साथ अपने अभ्यासों को कर रहे हैं। तो मुझे आशा है आप सबको ऐसा लाभ प्राप्त हो रहा होगा। अब अंतिम अभ्यास की ओर हम बढ़ते हैं। चौथा और अंतिम अभ्यास, नेक रोटेशन। नीचे करेंगे गर्दन को और लेफ्ट साइड से रोटेट करते हुए, इनहेल करते हुए ऊपर तक इनहेलेशन आएगा, और ऊपर से नीचे कोशिश करेंगे कान ऐसे कंधे के मैक्सिमम ये नियरेस्ट पोजीशन से आए, और फिर एक्सहेल करते हुए बिल्कुल नीचे, फिर इनहेल करते हुए। ये नेक का रोटेशन कंप्लीट होना चाहिए। कंप्लीट का अर्थ यही है कि जो सर्कल बन रहा है हमारे रोटेशन करने से, एक इमेजिनरी एक सर्कल बन रहा है, ये सर्कल का जो डायमीटर है, या सॉरी इसका सरकमफ्रेंस है, ये मैक्सिमम होना चाहिए। हो सके तो जब हम इधर से पास करें तो हमारा कान हमारे कंधे के नियरेस्ट पोजीशन से, और टच हो सकता है तो टच होता हुआ जाए। सिमिलरली 3 राउंड्स फ्रॉम द काउंटर साइड, दूसरी दिशा से भी
3 राउंड करेंगे। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, अपर नेक एक, वर्टिगो और फ्रोजन शोल्डर्स, इन सब में ये बहुत लाभकारी है। और खास तौर पे जिनका डेस्क जॉब जिनका रहता है, उनको तो ये अभ्यास सुबह और शाम दोनों समय कर लेना चाहिए, और दोपहर में भी थोड़ी देर गर्दन को पीछे की तरफ रिलैक्स करना चाहिए। कुर्सी पर बैठते हैं या कंप्यूटर का काम अधिक है या टीचिंग का या स्टडिंग का काम अधिक है, तो स्टूडेंट्स को, टीचर्स को, डेस्क जॉब वालों को, गर्दन जिनकी ज़्यादातर पूरे दिन नीचे रहती है, उनको ये दिन में 2-3 बार अभ्यास कर लेना चाहिए। आइए आपको आपके भविष्य के लिए कुछ अभ्यास सिलेबस से इतर हम बता देते हैं जो आपके लिए लाभकारी रहेंगे। कंधों के लिए मैं बता देता हूँ, सिलेबस से तो अलग हैं। इस प्रकार से कंधों को ऊपर की तरफ खींचा इनहेल करते हुए, थोड़ी देर यहाँ पर, ये देखिए यहाँ जो आपकी जो साइड की कमर के जो ये पूरी मसल्स होंगी और जो हड्डी का स्ट्रक्चर है, वहां तक भी आपको इसका महसूस होगा, खिंचाव ये महसूस होना चाहिए। एक्सेल करते हुए नीचे की तरफ, नीचे नॉर्मल पोजीशन तो है ही, नॉर्मल से भी थोड़ा सा अगर इसको इनर स्ट्रेच देते हुए नीचे की तरफ खींचेंगे तो थोड़ा उसका काउंटर होगा। ऊपर नीचे, अभी ध्यान से देखिए, मैं आपको झटके से नहीं करवा रहा हूँ, यही अभ्यास झटके से भी होता है तेज गति से, लेकिन अभी हम धीरे ही करेंगे। फाइव टाइम्स मोर। ये भी आपके कंधों के पूरे स्ट्रेचिंग के लिए, इनकी अकड़न जकड़न के लिए और फ्रोजन शोल्डर के लिए बहुत अच्छा है। इसमें साथ ही साथ ये ब्रीदिंग पैटर्न को भी इम्प्रूव करता है और हमारी ब्रीदिंग कैपेसिटी को भी इम्प्रूव करता है। तो एक ये अभ्यास था। इसी के साथ साथ आपके, अब जैसे मैंने ये यहाँ इस क्षेत्र के अभ्यासों को मैं लेके चल रहा हूँ, तो इसमें मैं 2-3 अभ्यास आपको और जोड़ देता हूँ। और ये मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि क्लासेस चल रही हैं तब तक नहीं, हालाँकि आप मुझे जैसा आपको देखकर लगता है कि आप रेगुलर इनका अभ्यास करते हैं, तो थोड़ा-सा आपके जो आप अभ्यास करते हैं, आपका जो सामग्री है जो आप अभ्यास करते हैं, उसमें मैं कुछ चीज़ें नई जोड़ने का प्रयास कर रहा हूँ, ताकि आपकी जो रेगुलर जो प्रैक्टिस है, उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट हो, कुछ नई चीज़ ऐड अप हो और कुछ आपको लाभ के अलग-अलग चरण प्राप्त हों। तो अगले अभ्यास की ओर मैं बढ़ता हूँ। अब देखिए, ये जो अभी हमने अभ्यास किया, इसी के ऐड करते, अगर आप में से किसी को दर्द हो जाए, क्योंकि आप यहाँ के कुछ अभ्यास में लेकर चल रहा हूँ, तो आप रुक भी सकते हैं। अगले अभ्यास के लिए दोनों हाथों की उँगलियों को इस प्रकार से कंधों पर रखते हैं और सामने से कोहनियों को जोड़ते हैं। अब देखिए, एक तो जोड़ने का ये तरीका नीचे भी रहे, सामने की तरफ बिल्कुल, आँखों के आगे, नाक के आगे आस के, तो बहुत अच्छा। इन्हेल करते हुए पीछे की तरफ खींचेंगे। देखिए, इसमें आपको बहुत, ये जो पूरा हिस्सा है पीछे तक और यहाँ तक पूरा स्ट्रेच फ़ील होगा। काफ़ी अच्छा शरीर खुल जाता है इसमें। लंग्स कैपेसिटी भी बढ़ती है इन्हेलेशन की। एक्सहेल करते हुए सामने। इन्हेल, होल्ड करेंगे। इस पोजीशन में 2-3 चीज़ों को, छोटी-छोटी चीज़ों का ध्यान दे सकते हैं। क्या? एक तो क्या हमारे हाथ नीचे तो नहीं है? नीचे हैं तो इनको ऊपर लाने की कोशिश करें।
यहाँ ढीले आगे की तरफ भी नहीं रखने, पीछे जितने स्ट्रेच हो सकते हैं कोशिश करना है। एक्सेल। अब थोड़ी कैमरा पोजीशन की वजह से हो सकता है आपको हाथ कहाँ दिख रहे हो, लेकिन ये हाथ बिल्कुल सीधे सामने ज्वाइन होने चाहिए। इनहेल, एक्सेल। थ्री, टू, वन एंड रिलैक्स। आप पहली बार कर रहे होंगे तो हो सकता है थोड़ा सा दर्द भी अधिक महसूस होगा, तो थोड़ी देर रिलैक्स कर दीजिए। योग में जब हम आते हैं तो योग और एक्सरसाइज दोनों में दो भिन्नताएं हैं। वैसे तो बहुत सारी भिन्नताएं हैं, बहुत सारी डिफरेंसेस हैं। योग एंड exercises are completely different from each other. They have major differences at the breathing level and at the conscious at the concentration level. The prime difference is in yogic exercises, in yogic interventions, we deliberately focus on our breath, on our breathing pattern, on our consciousness, on our stretching portions. And in exercises, we rarely do it, or generally we ignore the consciousness, the concentration, the breathing pattern. योग और एक्सरसाइज में, योग और व्यायाम में जो सबसे महत्वपूर्ण जो अंतर है वो यही है कि योग में हम जो हमारे ब्रीदिंग पैटर्न है, हमारे श्वास प्रश्वास है, पूरक रेचक है, या हमारी जो एकाग्रता है, हम इसको साथ लेकर चलते हैं। अगर इसको साथ लेकर ना चलें तो योग एक्सरसाइज में बदल जाता है। समझिए योग इतना महत्वपूर्ण क्यों है। विश्व योग दिवस आज संसार में मन रहा है, विश्व व्यायाम दिवस नहीं है। तो योग और व्यायाम में ये तो बड़ा अंतर है, और योग व्यायाम से बहुत ऊपर है। तो उसका कारण यही है। कारण वैसे तो कई कारण हैं, कुछ कारण बहुत सूक्ष्म भी हैं, लेकिन जो एक बड़ा कारण है वो ये है, एक्सरसाइज में हम सांसों के ऊपर उतना ध्यान दें अथवा ना दें, एक्सरसाइज में पसीना निकलना चाहिए, ये पहला उसका वहाँ का पहला फोकस होता है, और यहाँ पर श्वासों की गति के साथ-साथ। और दूसरा एकाग्रता, हमारी जो भी अभ्यास हो रहा है वहाँ पूर्ण एकाग्रता हो। चलिए अगला अभ्यास करते हैं। इसमें थोड़ा मैंने बीच में इसलिए बताने का मैं समय का उपयोग कर रहा हूँ कि थोड़ा शरीर आप रेस्ट भी कर जाए। अगला अभ्यास, इनहेल। अब देखिएगा हाथ जो ऊपर है, तो यहाँ की पूरी मसल्स पूरी अच्छे से स्ट्रेच हो रही हैं। नीचे वाले में उतना ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ रहा, यहाँ इतना प्रभाव नहीं है। जो हाथ ऊपर रहेगा वहां अच्छा प्रभाव रहेगा, खास तौर पे यहाँ तक की पूरी मसल्स के साथ। एक्सेल, इनहेल फ्रॉम ऑपोजिट साइड, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। अभी आप इसको 5-5 बार और करेंगे। इनहेल, होल्ड होल्ड होल्ड, एक्सेल, इनहेल। जतिंदर जी दूसरी तरफ से कीजिए। अब ये अभी तो आपने इसी से किया था ना। हाँ, पीछे से ऐसे इंटरलॉक मत कीजिए, यहाँ रहेंगे हाथ जैसे पहले थे ना, हाथ कंधों पे ऐसे ही रहेंगे। एक्सेल। अब 2 बार और 2 राउंड और करना है इसका, लेकिन ध्यान दीजिए अगर हमारे हाथ ऐसे साइड में जा रहे हैं तो ये प्रॉपर नहीं है। प्रॉपर का मतलब हो सकता है थोड़ा हमारा स्टिफ हो चुका हो शरीर यहाँ से, लेकिन हमें उसको फ्लेक्सिबिलिटी को ही रिगेन करना है हमें। तो उसके लिए धीरे धीरे हमारी कोशिश ये रहे कि हम अंदर की तरफ करें जितना हो ना। यहाँ अगर होता है तो इसको थोड़ा अंदर की तरफ करें, तो हमें धीरे धीरे यहाँ लेकर आना है। तो
तो यहाँ ये ऐसे पास में, जितना पास में रह सके उतना पास में रखना है। 2 बार और करेंगे। जतिंदर जी पीछे इंटरलॉक मत कीजिए, यहाँ रखिए हाथों को। हाँ, चलिए एक इन्हेल, एक्सहेल, इन्हेल, एक्सहेल। रंजीत जी आप थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हैं बीच में। इन्हेल, रंजीत जी बीच में आता है तो यहां से इन्हेल, एक्सहेल। एक्सहेल मतलब बीच में ही रुकेंगे। इन्हेल एंड एक्सहेल, रिलैक्स। थोड़ी देर रिलैक्स कीजिए। अब ये बहुत महत्वपूर्ण वाले जो अभ्यास है मैं वही आपको बता रहा हूँ आपके आगे के लिए, ताकि आप रेगुलर प्रैक्टिशनर्स हैं मुझे ऐसा लगता है, और आप योग में विशेष रुचि रखते हैं, तो आप इन चीज़ों को थोड़ा-सा जैसे सिलेबस से थोड़ा अलग हट के भी आप इन सबको कर सकते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। तो इसको मैंने बताया, इसी को ही जैसे अब मान लीजिए हमने तेज़ स्पीड में करना हो, तो ब्रीथिंग पैटर्न जो है वो सेम नहीं रहेगा, वो बदल जाएगा। ब्रीथिंग पैटर्न बदलेगा। कैसे रहेगा? अभी हम कर रहे थे इन्हेल, एक्सहेल, इन्हेल, एक्सहेल। लेकिन जब हम तेज़-तेज़ करेंगे तो फाइनल बीच में रुकने की आवश्यकता नहीं होगी। तो वहाँ पर एक साइड में इन्हेल, एक साइड में एक्सहेल। तो ये जो अभ्यास है, ये आपके जो ये पूरा हिस्सा है ना, इनको खोल देगा। क्या होता है, इस यहाँ के अब अभ्यास नहीं करते हैं, अभ्यास ना होने की वजह से और रेगुलर रूटीन की वजह से ही चीज़ें स्टिफ हो जाती है, पूरी जकड़ जाती हैं। तो अच्छा नहीं लगता, पूरा शरीर की मतलब जो प्रोडक्टिविटी है वो कम हो जाती है। तो ये शरीर को खोलने के लिए अच्छा अभ्यास है। तो थोड़ी देर एक बार हाथ इस प्रकार से कंधों को दबा लीजिए। दबाने से क्या होता है, थोड़ा ना दर्द कम हो जाता है। कभी हम पैरों की एक्सरसाइज ज़्यादा करें, तो पैरों को ज़रूर दबा लें। कभी हम हाथों की एक्सरसाइज ज़्यादा करें, तो हाथों को उस हिस्से को दबा लेने से वहाँ पर एक तो जो मसल्स की टूट-फूट होती है, वहाँ पर अच्छा रहता है, और दबा लेने से दर्द में काफ़ी आराम मिलता है। शरीर मतलब तुरंत अ, जो भी दर्द होता है उससे उबर जाता है। आइए अगले अभ्यासों की ओर बढ़ते हैं। फिर से आपके जो लंग्स कैपेसिटी है, चेस्ट है, उसके लिए कुछ अभ्यास। देखिए दोनों हाथ सामने की ओर करते हैं। इनहेल करते हुए हाथों को पीछे की तरफ लेके जाते हैं। पीछे ले जा सकते हैं, उतना पीछे ले जाएँगे, लेकिन हाथों को नीचे नहीं लाना है, ज़्यादा ऊपर नहीं करना है हाथों को। पीछे की ओर ज़रूर ले गए हैं, लेकिन ऊपर-नीचे नहीं होंगे। अब देखिए ये जो हिस्सा है इसमें हमारा पूरा खिंचता है, और जो हमारी ब्रेथ है वो अंदर होल्ड हमने किया हुआ है, साँस अंदर रोकी हुई है। एक्सहेल और आगे। करते रहिए, और साथ ही साथ जो आप ब्रीदिंग है, उसको फ़ील कीजिए। चेस्ट का जो हमारा, जो हमारे लंग्स का अंदर जो बिल्कुल बॉटम मोस्ट जो हिस्सा है, सबसे नीचे का जो हिस्सा है, सबसे अंदर का जो हिस्सा है, उसको महसूस कीजिए, वहाँ तक ऑक्सीजन को जाते हुए महसूस कीजिए। बहुत सही। 5, 4, 3, 2, 1 एंड रिलैक्स। तो ये आपके यहाँ आपके चेस्ट एक्सपेंशन से लेकर आपके ब्रेथ रिटेंशन तक बहुत अच्छा अभ्यास था, और थोड़ी देर रेस्ट करते फिर इसी में आपको अगला बता देता हूँ। इस
प्रकार से हम अपनी लंग्स कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए ना केवल प्राणायाम, बल्कि ये इस प्रकार के सूक्ष्म व्यायाम और आसनों के साथ भी, आसनों के एक्सेलरेशन के साथ भी हम अपने जो लंग्स कैपेसिटी है उसको हम बढ़ा सकते हैं। तो इसी में मैं आपको एक अगला अभ्यास और बता देता हूँ। इसी में ही जैसे जो अभी हमने अभ्यास किया, इसी को ही हमने पीछे तक, देखिए अभी हमने ये किया था, अब हाथों को थोड़ा सा मोड़ते हुए इस प्रकार से पीछे की तरफ भी लेकर जाएंगे, तो हमारा जो हिस्सा छूट जाता है पिछले अभ्यास में, जो हिस्सा स्ट्रेचिंग से छूट जाता है, वहां तक हमारी प्रॉपर स्ट्रेचिंग होती है। ये कैसे होगा? आप इसमें चाहें तो आगे पीछे क्लैपिंग भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें ब्रेथ, सांसों का ध्यान विशेष रूप से रखना है। पीछे जब हम हाथों को लेकर जा रहे हैं तो इनहेल करना है, और पीछे से जब हाथ आगे की ओर ला रहे हैं तो एक्सहेल करना है, सांसों को बाहर निकालना है। जरा कीजिए इसको 20 टाइम्स। रिलैक्स। तो ये आपका एक अभ्यास था, एक और अभ्यास था बल्कि हमारे कंधों के लिए, और हमारा जो पूरा ये चेस्ट का, हमारे लंग्स का जो पूरा रीजन है, इसके लिए। तो ये हमने कुछ एक अभ्यास किए, मैंने इसके बीच में बताया भी था। आप डेली करना चाहेंगे तो धीरे धीरे हमारे मसल्स मजबूत हो जाते हैं, फिर हमें उतना दर्द महसूस नहीं होता। लेकिन अभी शुरुआत करते हैं तो थोड़ा सा आप यहाँ से ऐसे दबाकर अपने पेन को रिलीज कर सकते हैं, थोड़ा से अच्छा लगता है। तो मैंने आपको अभी गर्दन का और ये जो पूरा आगे पीछे का हिस्सा है, इसके मैंने कुछ अभ्यास बताए। अब हम आगे बढ़ेंगे, बीच में एक बार सूर्य नमस्कार लेंगे, जिससे बैठे बैठे अगर कई बार शरीर में ऐंठन आ जाती है तो थोड़ा खुल जाएगा। फिर हम कुछ बाकी अभ्यास सूर्य नमस्कार के पश्चात करेंगे। तो शुरू करते हैं हम। आप अपना कैमरे की थोड़ी सेटिंग ठीक कर लीजिएगा और अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। तो हमने आसनों के नाम के साथ किया था। क्या मंत्रों का भी बाद में आदरणीय डॉक्टर युद्धवीर जी, क्या मंत्रों का भी बताया गया था? क्या बाद में मंत्रों का बता दिया था? नहीं सर, मंत्रों का नहीं बताया जी। अच्छा अच्छा, ठीक है, आज मंत्रों को जोड़ लेते हैं, कोई बात नहीं। तो पहले सिंपल अभ्यास करेंगे, फिर तीसरी बार में हम मंत्रों को जोड़ लेंगे। तो शुरू करते हैं। आंचल जी, आपको आता होगा मेरे ख्याल से, आप सूर्य नमस्कार आ गया होगा। ठीक है, शुरू करते हैं। 1, प्रणामासन, नॉर्मल ब्रीदिंग, यहाँ पर बिल्कुल नॉर्मल ब्रीदिंग चलेगी। 2, हस्तोत्तानासन, विद इनहलेशन, सांस भरते हुए ऊपर की ओर, थोड़ा सा पीछे की ओर, आंखें खुली रखनी है। 3, एक्सेल करते हुए आराम से बिल्कुल पाद हस्तासन, दोनों हथेलियां पैरों के पंजों के साइड में, कोशिश हो कि पंजों के साइड में हमारे जाएं। बहुत अच्छा, होल्ड करेंगे यहाँ पर, और जब होल्ड करना हो तो ब्रीदिंग नॉर्मल हो जाएगी। इनहेल और एक्सहेल जब होता है तो वो थोड़ी देर के लिए होता है, जब होल्ड करना हो तो नॉर्मल ब्रीदिंग आ जाएगी। या थोड़ी देर होल्ड करें। बहुत अच्छा। 4, इनहेल करते हुए अश्व संचालन आसन,
इसमें सिमिलैरिटी के लिए मैंने बताया था कि भाई हम लेफ्ट लेग को पहले लेकर आएंगे, लेकिन अगर लेफ्ट या राइट जो भी आप लें, तो लेफ्ट हम आगे लेते हैं तो वाम अश्व संचालन होता है, राइट हम आगे लेते हैं तो दक्षिण अश्व संचालन होता है। रंजीत जी बहुत अच्छा कर रहे हैं, आपका प्रॉपर पोस्चर मैं देख पा रहा हूँ। दोनों जो हथेलियां हैं इसके बिल्कुल बीच में हमारा पंजा होता है। बहुत अच्छा। जी। 5 एक्सेल करते हुए गर्दन को अंदर की तरफ से मोड़ेंगे और नाभि को देखने की कोशिश, पीछे से एडी जमीन पर लगाने की कोशिश रहेगी। होल्ड करेंगे। फिर से एक्सेल करते हुए अष्टांग नमन नंबर 6। अष्टांग नमन, घुटने, चेस्ट और चिन। जतिंदर जी थोड़ा और आगे की तरफ जाइए, और आना। अभी बीच की पोजीशन जो है, हिप की पोजीशन जो है वो ज्यादा ऊपर है, और आगे की तरफ हो सकते हैं। रंजीत जी का पोस्चर प्रॉपर है, आप देखना चाहें तो रंजीत जी का देख सकते हैं। रंजीत जी अच्छे कर रहे हैं। हाँ, इसलिए उनका बोल रहा हूँ क्योंकि उनका ना प्रॉपर इस फ्रेम में भी आ रहा है, तो मुझे पूरा दिख पा रहा है। इनहेल करते हुए नंबर 7 भुजंगासन। बहुत अच्छा। पीछे से दोनों पैर पंजे जोड़ने की कोशिश रहें, और पंजे खड़े ना रहें, पंजे फ्लैट रहें जमीन के साथ। कंधे पीछे की तरफ, गर्दन ऊपर की तरफ। नंबर 8 एक्सेलेशन, पर्वतासन। 9 जो लेग पीछे लेकर जाते हैं नंबर 4 में, वही लेग आगे लेकर आते हैं। टेन। हाँ, जो आगे का नहीं, जतिंदर जी आगे अगले पे चले गए। नंबर 10 पाद हस्तासन रहेगा, हथेलियां पंजों के साइड में। हाँ हाँ। अब यहीं पर दोनों हाथों से एडियों के पास से पकड़ते हुए अंदर की तरफ पुश कीजिए बॉडी को। जो आपकी काफ मसल्स होती है, जहां वेरिकोज वेन्स की समस्या होती है, खासतौर पे घुटनों के जो पीछे का जो हिस्सा है, जो हमारी पिंडली जिसे बोलते हैं, तो यहाँ इस हिस्से से लेकर और ऊपर थाइज तक खिंचाव महसूस होगा। इस खिंचाव को थोड़ी देर महसूस करें। बहुत ज्यादा खिंचाव करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन कुछ दर्द हो इतना जरूर करें। इनहेल 11 हस्तोत्तान, थोड़ा सा पीछे, एंड 12। क्या आपको लग रहा है जैसे हमने हमने 1 तारीख से शुरू किया था, तब से कुछ स्ट्रेचिंग में या कुछ फ्लेक्सिबिलिटी में इंप्रूवमेंट आया है? महेंद्र जी कुछ महसूस हुआ है? जी सर, काफी कुछ फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ी है सर। चलो अच्छी बात है।
मतलब फॉरवर्ड बेंड जो हम करते हैं या जहाँ पैर आगे जा सकता है, बैकवर्ड बेंड करते हैं पीछे की तरफ, कुछ महसूस हुआ है आपको? हैं? बिल्कुल सर। अच्छी बात है। तो अब हम इसको ना एक बार और करेंगे, इतना होल्ड नहीं करेंगे, थोड़ा तेज गति से करेंगे और फिर हम इसके मंत्रों की तरफ हम आगे तीसरा अभ्यास हम मंत्रों के साथ करेंगे। आदरणीय डॉक्टर युद्धवीर जी ने मैसेज लिख के बताया है कि रंजीत जी को सारे मंत्रों का नॉलेज है, तो भाई रंजीत जी की भी सेवाएं ले लेंगे। तो आइए शुरू करते हैं एक अभ्यास और। 1 2 3 4 5 6 जतिंदर जी इसको थोड़ा इम्प्रूव करना पड़ेगा। थोड़ा और आगे, थोड़ा और आगे। हाँ, ये पहले से काफ़ी अच्छा है। हालाँकि आप पूरे फ्रेम में नहीं आ पा रहे, लेकिन जो अंदाज़ा लग पा रहा है वो काफ़ी ठीक है, पहले से अच्छा है ये। 7 8 9 10 11 एंड 12 रिलैक्स। तो ये आपके मैंने आसनों के नाम आप सबको लिखवाए थे। 7 आसन हैं इसमें, 5 उनके रिपीटिशन हैं। आसनों के नाम के साथ अभी हमने किया अभी। अब हम मंत्रों के साथ करेंगे। अभी आप मंत्रों के साथ कर लीजिए, फिर बाद में आराम से बैठ के आपको लिखवा देंगे और इंटरनेट पे आप देखना चाहें, अगर कहीं कोई लिखना छूट जाए तो इंटरनेट पे मिल जाएँगे। तो आइए मंत्रों के साथ ही अभ्यास करेंगे। मैं इस बार काउंटिंग नहीं बोलूँगा, केवल मंत्र बोलूँगा, तो आप मंत्रों के साथ ही काउंटिंग का और आसन का अंदाज़ा लगा लीजिएगा। ठीक है? शुरू करते हैं? चलिए, प्रॉपर पोज़ीशन फर्स्ट अभ्यास से शुरू करेंगे। ॐ मित्राय नमः। ॐ रवये नमः। ॐ सूर्याय नमः। सही है, सही कर रहे हैं जितने। ॐ भान्वे नमः। अच्छा अभ्यास है। ॐ खगाय नमः। ॐ पूष्णे नमः। ॐ हिरण्यगर्भाय नमः। बहुत अच्छा अभ्यास। कंधे ऊपर की तरफ ना जाएँ, थोड़ा-सा नीचे की तरफ और पीछे की तरफ खींचे रहें। सही है। ॐ मरीच्ये नमः। ॐ आदित्याय नमः। हाँ, ठीक प्रॉपर सबका सही है। ॐ सवित्रे नमः। ॐ अर्काय नमः। ॐ भास्कराय नमः। ठीक है। इस बार जतिंदर जी मैंने देखा इस बार काफ़ी अच्छा था, जो आपका नंबर 6 का जो अभ्यास था अष्टांग नमन का, वो अच्छा था। तो ये हमारा मंत्रों के साथ है। इसका एक अभ्यास और कर लेंगे, थोड़ा-सा आपको रिवाइज़ हो जाए, फिर मैं आपको बैठ के सारे लिखवा दूँगा मंत्र। हुँ? एक अभ्यास और करते हैं। आप बीच-बीच में इनको मन ही मन दोहराने का प्रयास करें
कि मैं क्या बोल रहा हूँ। कई बार क्या होता है, जो मैं बोलता हूँ, या तो मेरे बोलने में या कई बार आपके सुनने में या कई बार सिग्नल की वजह से प्रॉपर शब्द आप तक नहीं पहुँच पाता। तो जैसा भी है आप अभी कोशिश कीजिए, जैसा आप सुन पा रहे हैं, मन ही मन दोहराइए, जैसा समझ पा रहे हैं और उसके बाद हो सकेगा तो मैं अभी नाम लिख दूँगा अथवा आदरणीय डॉक्टर युद्धवीर जी या भाई रंजीत जी, उनके सारे के नाम इसमें मैसेज में लिख देंगे, तो वहाँ से आपको एक क्लैरिटी हो जाएगी अथवा आप नेट से भी ये देख सकते हैं। तो एक बार एक राउंड और इसका करेंगे, शुरू करते हैं। ॐ मित्राय नमः। ॐ रवये नमः। ॐ सूर्याय नमः। ॐ भान्वे नमः। ॐ खगाय नमः। ॐ पूष्णे नमः। ॐ हिरण्यगर्भाय नमः। आंचल जी थोड़ा और नीचे जाइए, नीचे आगे से ना, हाँ, आगे से नीचे रहिए। ॐ मरीच्ये नमः। ॐ आदित्याय नमः। ॐ सवित्रे नमः। ॐ अर्काय नमः। ॐ भास्कराय नमः। आपका सबका ये अभ्यास देखकर, जो अंतिम अभ्यास था, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। लगभग-लगभग आप सबने खूब अच्छा किया और एकदम प्रोफ़ेशनल्स जैसे करते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी एक अलग मैटर है, लेकिन आपका आने-जाने की टेक्निक्स और उस अभ्यास में रुकने का जो प्रॉपर जो रूल्स होते हैं, लगभग आप सबने बहुत अच्छी इम्प्रूवमेंट के साथ किए। आप सबका अभिनंदन है। एक आंचल जी का मैं थोड़ा-सा बताना चाहूँगा। एक तो मैंने बीच में बता दिया था, दूसरा जब आप हस्तोत्तान कर रहे थे बहन, तब आपके जो दोनों एड़ियाँ थी वो भी उठी हुई थी। एड़ियाँ नहीं उठेंगी, वो थोड़ा आप आगे के लिए मैनेज कर दीजिएगा। बाकी लगभग सभी का बहुत अच्छा था। तो अभी मैं आपको ये जो है कोशिश करता हूँ, मैं बीच में आपको लिख कर मैसेज में डाल दूँगा, हमारा क्लास पूर्ण हो इससे प हाँ, आदरणीय डॉक्टर युद्धवीर जी हमारी सहायता कर रहे हैं। वो सबके मंत्रों के नाम हमारे मध्य लिख कर दे रहे हैं, तो आप बीच में लिख लीजिएगा। हुँ? आइए, अब हम कुछ अभ्यास आपके जो कमर का जो हिस्सा होता है। जी, जतिंदर जी। सर ग्रुप में व्हाट्सएप ग्रुप भी बना हुआ है, अगर उसमें डाला जाए तो। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, सही कह रहे हैं। तो हम ये उसमें भी डाल, ये भी अच्छा रहेगा। तो मैं आपको 2-3 और जो अत्यंत महत्वपूर्ण अभ्यास हैं, भले ही वो हमारे, जी, धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर युद्धवीर जी का। अ, हम इसमें ना 2-3 अत्यंत महत्वपूर्ण अभ्यास हैं जो अधिकतर अधिकतर योगाभ्यासियों से लेकर रोगियों तक सभी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। तो उसको मैं आपके सामने और इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। तो इससे क्या होगा, आप जो दैनिक अभ्यासी हैं, आपको करने का एक लंबा वेरिएशन मिलेगा कि इनमें से हम कर सकते हैं और अपने लिए लाभकारी अभ्यासों में से आप चुन सकेंगे। तो हालाँकि ऐसा नहीं है कि मैं जो चीज़ बताऊँगा वो नई है, लेकिन हम इन्हें डेली करेंगे, लेकिन लाभकारी बहुत ज़्यादा है। तो इसमें सबसे पहला क्या है, बैठकर किया जाने वाला त्रिकोण आसन। जैसे इस प्रकार से पैरों को अच्छे से खोल लिया जाता है। हुँ? और क्रॉस टचिंग भी कहते हैं इसको। इसके लाभ बहुत ज़्यादा हैं। सबसे पहले इसके मैं कुछ नियम, लाभ, सावधानी बता देता हूँ। तो जिनको अल्सरेटिव कोलाइटिस की समस्या हो, पाइल्स की समस्या हो या पेट में मल्टीपल सिस्ट हो जाते हैं, कई प्रकार की गाँठें हो जाती हैं, वो, और जिनका पेट का अथवा लीवर का अथवा जो हमारा गॉल ब्लैडर टाइप में अगर किसी भी हिस्से का, यहाँ इस हिस्से में एब्डोमिनल रीजन में अगर किसी का ऑपरेशन हुआ हो, तो ये सब लोग इसको करने से अभी थोड़े दिन बचें। मैंने क्या-क्या बताया? अल्सरेटिव कोलाइटिस, पाइल्स की समस्या,
या ऑपरेशन वाले लोग, ये सब इसको करने से बचें और बाकी सभी लोग इसको कर सकते हैं। तो ये सावधानियाँ हैं। लाभ क्या है? लाभ में जो लोअर बैक एक होता है, ये जो हिस्सा आपको दिख रहा हो, जहाँ मैं हाथ लगा रहा हूँ, ये जो हिस्सा है, इसमें जो दर्द होता है, कई बार सिटिंग की वजह से, लंबी सिटिंग की वजह से या लंबी मतलब स्टैंडिंग की वजह से जो दर्द होता है, तो उसके लिए बहुत अच्छा है। कमर की फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव करने के लिए अच्छा है। जो सामने का जो फैट होता है, एक्स्ट्रा फैट होता है इस हिस्से का, उसको रिड्यूस करने के लिए बहुत अच्छा है ये अभ्यास। फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं इसके, इसीलिए मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। शुरू करते हैं। विधि देख लीजिए इसकी, सिंपल ही है वैसे तो, लेकिन 2-3 जो छोटे-छोटे नियम है उसको हमें ध्यान रखना है। राइट हैंड से लेफ्ट लेग को टच करेंगे इस प्रकार से, पूरा फ्रेम में नहीं आएगा, जैसे इस प्रकार से मैं टच करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देख लीजिए ऐसे। दूसरे वाला हाथ मेरा पीछे है, ऐसे। दूसरे वाला हाथ मेरा बिल्कुल सीधा पीछे है और मेरी गर्दन भी इसी शोल्डर के साथ ऐसे पीछे की तरफ जाएगी। बहुत जो एक-एक नियम बता रहा हूँ ये ज़रूरी है, क्योंकि एक बार अभ्यास में रिदम में आने के बाद उन नियमों पे इतना हम ध्यान नहीं दे पाते। ऐसे गर्दन ऐसी रहेगी, देखिए, पीछे वाले हाथ को देखते हुए। फिर ऐसे। अब इसमें ब्रीथिंग पैटर्न कैसे रहेगा? एक तरफ अगर हम इसको जल्दी-जल्दी करते हैं, तो एक तरफ आप इन्हेल करेंगे, एक तरफ एक्सहेल करेंगे। इन्हेल, एक्सहेल, इन्हेल, एक्सहेल। लेकिन अगर हम धीरे करते हैं, जो शुरू में धीरे ही करना है, तो एक तरफ इन्हेल ना सॉरी एक्सहेल, यहाँ एक्सहेल रहेगा, यहाँ इन्हेल करेंगे बीच में आते समय, फिर दूसरी तरफ फिर से एक्सहेल करेंगे, साँस बाहर खाली कर देंगे। तो इसके साथ आप एक बार इसका तेज़-तेज़ गति में इसका 30 टाइम्स बोथ साइड, 30 बार दोनों तरफ का एक बार अभ्यास आप करें और कमर में या पेट पे जो लाभ मिल रहा है उसको आप महसूस करें। ज़रा करके दिखाएँ। शुरू करें। कमर दर्द आदि के लिए पेट के एक्स्ट्रा फैट के लिए बहुत अच्छा है। आंचल जी आप नहीं कर रहे? मिशल जी, हो गए पूरे? ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो इससे जैसे कई बार क्या होता है हम यात्रा में रहे या लेटने की वजह से या बैठने की लंबी सीटिंग हो गई, लेटने की वजह से शरीर का बैलेंस थोड़ा-सा खराब हो जाता है, एक तरफ खिंचाव आदि होता है, तो ये अभ्यास जो है मल्टीपल बेनिफिट्स देने वाला है। फ्लेक्सिबिलिटी के लिए भी बहुत अच्छा है, कमर की अकड़न-जकड़न निकालने के लिए बहुत अच्छा है और जिनको कमर में दर्द है बहुत पुराना उनके लिए तो बहुत अच्छा है। पेट एक्स्ट्रा वज़न आदि को कम करने के लिए ये लाभकारी है। इसलिए मैंने आपको बताया, ये कुछ ऐसी चीज़ें बता रहा हूँ मैं आपको जो डेली रूटीन के अभ्यासों में आप शामिल कर सकते हैं, आपने करनी है। तो एक ये अभ्यास था। दूसरा इसी के साथ ही अगर हम थाइज़ फ्लेक्सिबिलिटी, यहाँ की फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें या फॉरवर्ड बेंडिंग आदि की बात करें, तो उसकी इम्प्रूवमेंट के लिए मैं आपको 2 अभ्यास और बता देता हूँ और इसके बाद हम फिर इसको छोड़ के हम फिर अगले अभ्यासों की ओर हम बढ़ेंगे। देखिए 2 अभ्यास और मैं बता रहा हूँ, अभी हमने ये वाला किया ऐसे, इसको ना इसमें 1-2 नियम और बता देता हूँ। जैसे शुरुआत करते हैं तो आप पास से ही करें, बिल्कुल आराम से। कोई ज़बरदस्ती शुरुआत में ही यहाँ तक ले जाने की कोशिश ना करें। यहाँ पास से कर लें, फिर धीरे-धीरे हाथों को आगे की तरफ लेके जाएँ, फिर लास्ट तक लेके आएँ। हुँ?
इसके बाद अगले अभ्यास में कैसे करना है, अगले अभ्यास में साइड से इस प्रकार से पकड़ने की कोशिश करनी है, यहाँ तक पकड़ में आए यहाँ तक पकड़ में आ जाए यहाँ तक। इस हाथ को नीचे ले जाने की कोशिश और ऊपर वाला हाथ इस प्रकार से ऊपर से आएगा, तो ये जो साइड का हिस्सा है, यहाँ पर खिंचाव आएगा। ऐसे जाने की कोशिश रहेगी। थोड़ी देर होल्ड करेंगे। प्रॉपर इसको करें। होल्ड रखें थोड़ी देर। बहुत अच्छा, थोड़ा खिंचाव महसूस होगा, थोड़ा दर्द महसूस होगा, लेकिन इससे शरीर खुल रहा है। रिलैक्स बीच में। यहाँ एक बार इनहेल करें अच्छे से और फिर पूरा एक्सहेल करते हुए ऑपोजिट साइड भी जाएंगे। ऑपोजिट साइड जरूर से जरूर करना है, काउंटर हमेशा ही करना है, एक तरफ से करके कभी नहीं छोड़ना। रुकें थोड़ी देर। रिलैक्स वापिस। तो साइड में खिंचाव अच्छा महसूस हुआ होगा आप लोगों को, शरीर खुलता हुआ महसूस होता है। यही ये इन अभ्यासों की शक्ति है, तुरंत ही लाभ देते हैं, तुरंत ही एक सेटिस्फेक्शन देते हैं। अब इसी अभ्यास को हम करेंगे 8 टाइम्स, 8 बार दोनों तरफ से, विद प्रॉपर ब्रीदिंग। ब्रीदिंग कैसी रहेगी मैंने बताया, नीचे इस पोजीशन में जाएंगे, फाइनल पोजीशन में आएंगे तो यहाँ पर एक्सहेल, सांस खाली बाहर, बीच में आएंगे तो इनहेल, नीचे से ऊपर आते समय इनहेल, फिर दूसरी साइड जाते समय फिर से एक्सहेल। चलिए शुरू करते हैं। 8 बार मैं देख रहा हूं आप लोगों का। ज्यादा होल्ड की आवश्यकता नहीं है इस बार। थोड़ी देर गए, बीच में आ गए। सही कर रहे हैं। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि थोड़े दिनों में ना, जो आपके हाथों की जो रीच है, जहां शरीर अकड़ रहा है, जकड़ रहा है, तो जो हाथों की रीच लिमिटेड हो गई है कि यहीं तक पहुंच रही, वो आगे पहुंचने लग जाएगी। करें करें, करते रहें। बहुत अच्छा कर रहे हैं। ठीक है, रिलैक्स। तो मेरे ख्याल से आपने इसका अभ्यास कर लिया होगा पूरा, और थोड़ी देर के लिए एक लास्ट, सेकंड लास्ट अभ्यास के लिए एक बार पैरों को ऐसे ही खोल के रखेंगे। इसी में मैं आपको 2 अभ्यास और जोड़ देता हूँ। एक तो इसी पैटर्न का है, एक इससे थोड़ा-सा लास्ट में रिलैक्स करने के लिए है। तो देखिए, पैरों को हमने खोल के रखा हुआ है। इसी में ही तीसरे अभ्यास की हम ओर बढ़ेंगे। इसमें क्या करेंगे, दोनों हाथों को ऊपर उठाते हुए इनहेल किया पहले, फिर एक्सहेल करते हुए, पिछले में और इसमें अंतर है, पिछले में और इसमें अंतर का महसूस कीजिएगा। अब जो स्ट्रेचिंग है, जो खिंचाव होगा, वो अलग मसल्स पे होगा। पहले क्या था वो मैं दिखा देता हूँ। पहले ये था, यहाँ खिंचाव है। अब अब दोनों हाथ सामने ले जाके कर रहा हूं, इकट्ठे रहेंगे, और बिल्कुल ये वाला हिस्सा जो है बिल्कुल सीधा पीछे की तरफ, ये हिस्सा ये मूव हुआ। तो दोनों में अंतर है। तो इस प्रकार से हमें करना है। अगर आप में से किसी को सीवियर बैकएक हो, बहुत ज्यादा कमर का दर्द हो, क्रिटिकल हो, तो मत कीजिएगा, और नहीं है तो आप इसको कर लीजिए। कीजिए, इनहेल करते हुए हाथ ऊपर और एक्सहेल करते हुए अपने राइट लेग पर आ जाइए। हाँ, आंचल जी ठीक कर रहे हैं। रंजीत जी थोड़ा नीचे तक, हाँ कोशिश कीजिए आगे जितना जाया जाए। जतिंदर जी
पूरा प्रॉपर तो मुझे नहीं दिख रहा है, लेकिन मेरे को अंदाजा हो रहा है कि शायद गलत कर रहे होंगे। इसमें ना साइड में स्ट्रेच नहीं रहेगा, सामने की तरफ बिल्कुल। हाँ हाँ, ठीक कर रहे हैं आप, ठीक कर रहे हैं। विशल जी आप नहीं कर रहे? हाँ, इसी को अब ना 5 5 राउंड्स दोनों तरफ से कर लीजिए। बीच में इनहेल, नीचे जाते समय एक्सेल, 5 5 बार कर लीजिए। लगभग सही कर रहे हैं आप। इससे फॉरवर्ड बेंडिंग बहुत अच्छी हो जाती है। 5 राउंड्स बहुत हैं इसमें। तो ये आपका थर्ड एक्सरसाइज थी, खास तौर पे ये आपके थाइज आदि के लिए। अब इसमें लास्ट एक रिलैक्सेशन पोज आपको करवा देता हूँ। ये कमर दर्द आदि के लिए या डेली करने लायक अभ्यास है। ये बहुत ज़्यादा लाभकारी मैंने महसूस किया। पैरों को उसी प्रकार से खोल के रखेंगे। अब इसमें पीछे का आप देखेंगे कि दोनों हाथों को मैंने इस प्रकार से बेंड किया, ट्विस्ट किया। पूरा आप ये देख पा रहे होंगे। अभी मैं ऐसे बैठा था आप लोगों के सामने, अब मैंने पूरा ऐसे ट्विस्ट कर दिया। अब थोड़ा सा पैर को भी करते हुए यहाँ माथा लगाने की कोशिश करूंगा नीचे। हाथ पे जोर रहेगा। पीछे की तरफ आप जो आपका फोरहेड है, माथा है, इसको जमीन पर लगाने की कोशिश कीजिए। और थोड़ी देर होल्ड कीजिए यहाँ पर। पैरों को अच्छे से खोलकर ही रखें। ठीक है, अब ऑपोजिट साइड करें। फिर मैं इसके कुछ रूल वगैरह और बता दूंगा। थोड़ा इसकी इंप्रूवमेंट के लिए कुछ मैं नियम बताऊंगा। तो मेरे को लगता है, मेरे को तो खैर अभी भी महसूस हुआ, मेरे को आशा है आप लोगों को महसूस हुआ होगा। कमर को एकदम से ही ये कमर की जो स्टिफनेस है उसको खोलने का काम करता है। इसमें एक चीज ध्यान रखने की, अभी आप पैरों को खोल के रखें। जैसे ना अभी हम जो पीछे गए थे, उसमें एक तो पैरों में गैप अच्छा बना रहना चाहिए। तो इसका लाभ, तो इसकी मतलब जो हम फ्लेक्सिबिलिटी देखते हैं वो हमें ज्यादा महसूस होगी। दूसरा, जब हम पीछे की तरफ जा रहे हैं तो हमारा माथा एक तो पैरों के साइड में ही लगे। दूसरा, लेकिन हमें सबसे ज्यादा लाभ तब होगा जो हमारा शरीर की जो लाइन है, उस शरीर की लाइन में बिल्कुल पीछे की तरफ हमारा माथा सीधा लगे। इसको आप एक बार देखिएगा। देखिए, पीछे पीछे का केवल नोटिस कीजिएगा। एक तो मैं यहां पर माथा लगा रहा हूं, मेरे लिए आसान है, किसी भी करने वाले के लिए आसान होगा। मैं यहां पर माथा लगा रहा हूं तो इतना स्ट्रेच नहीं पड़ता शरीर में, ना पैरों पे ना कमर पे। यहां लगा रहा हूं। लेकिन जो इसमें हमें करना चाहिए वो ये है कि अभी हमारे हाथ यहाँ थे, हाथों को हमने मैक्सिमम की तरफ, पीछे की तरफ स्ट्रेच करना है, जितना पीछे की ले जा सके। और फिर यहाँ पर मेरी बॉडी जिस जहां पर मेरे हिप 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 है, वहां उस दिशा में पीछे की तरफ। तो यहां करेंगे तो ज्यादा लाभ नहीं मिलेगा, आसान तो है लेकिन कोई स्ट्रेच नहीं होगा। मैक्सिमम इधर लाना है। ऐसे ही दूसरी तरफ से भी। जितना हम मैक्सिमम पुश कर पाएंगे पीछे की तरफ, उतना ही ज्यादा इस अभ्यास का लाभ होगा। और इसमें पीछे की तरफ जाएंगे तो एक्सेल करेंगे, आगे की तरफ आएंगे तो इनहेल करेंगे। जरा 5 5 बार एक बार करके दिखाएं।
इसको करते ही काफ़ी कमर में रिलैक्स महसूस होता है। ठीक है, रिलैक्स। तो ये मैंने कुछ एक एक्स्ट्रा अभ्यास आप लोगों को करवाए, ख़ास तौर पे हमारे कमर के और ये जो ऊपर का हमारा जो चेस्ट का रीजन रहता है, इस हिस्से के कुछ अभ्यास थे। गर्दन के भी हमने सूक्ष्म व्यायाम किए थे, सूर्य नमस्कार किया है। अब प्रॉपर कुछ माइंडफुलनेस और मेडिटेशन का एक ये प्रकार है और साँसों को लेने का एक साइंटिफिक तरीका भी है। एक बहुत अच्छी पुस्तक है ब्रीदियोलॉजी, जैसे हम और चीज़ों को हम पढ़ते हैं और सब्जेक्ट के को पढ़ते हैं, उसी प्रकार से जो हमारा साँसों का आवागमन है, इन्हेलेशन, एक्सहेलेशन का पूरा प्रोसेस है, ये अपने आप में बहुत सारी संभावनाएँ अपने अंदर समेटे हुए होता है। बहुत सारे ऐसे रोग हैं, जो साँसों की लिमिटेडनेस से, साँसों की टाइनीनेस से उपजते हैं, पैदा होते हैं। लेकिन साँसों के ही जो लेंथ है, इसको लंबा करने से, साँसों को लेंथन करने से ये अनेक रोग ठीक भी हो सकते हैं, होते हैं। इसलिए साँसों की प्रॉपर प्रोसेस और साँसों की प्रॉपर लेंथ, इसके ऊपर हमें काम करना चाहिए। तो उसमें के लिए 2 चीज़ें मैं आपको बताता हूँ, ये आपके माइंडफुलनेस से भी जुड़ी हुई हैं और हमारे लंग कैपेसिटी से भी जुड़ी हुई होंगी। सबसे पहली चीज़ तो माइंडफुलनेस क्या है? माइंडफुलनेस यानी पूरे दिन में, जैसे अभी आप मेरे से जुड़े हुए, मैं आपसे जुड़ा हुआ हूँ, हम आपस में बातचीत कर रहे हैं, सुन रहे हैं, मैं बता रहा हूँ। हर समय प्रेज़ेंट में रहने का प्रयास करना, तो इसके लिए प्रेज़ेंट में रहने के लिए पुराने हमारे ऋषियों ने ध्यान बताया उसे और अभी वर्तमान में लोगों ने, वैज्ञानिकों ने उसे माइंडफुलनेस शब्द दे दिया। तो उसमें क्या होता है, आपने अपने साँसों को, वर्तमान साँसों के आवागमन पर बीच-बीच में ध्यान आरोपित करना है। अभी साँस लिया, उसको महसूस कर लिया अंदर आती हुई श्वासों के साथ। छोड़ दिया, उस पे ध्यान दिया। ये तो अभी मैंने बताया, तो हो सकता है आपने महसूस किया। लेकिन अपने आप को इस प्रकार से ट्रेन करना है, अपने आप को इस प्रकार से हमने प्रशिक्षित करना है कि पूरे दिन में अधिकतम समय हम इसको दे सकें। इसके लाभ क्या होते हैं? क्यों बीच-बीच में अपने साँसों पर ध्यान देना या उस साँसों पे ध्यान को मेंटेन करना ज़रूरी होता है? तो इसके सबसे पहले लाभ तो ये होते हैं, हमारे दिन में बहुत अधिक समय चिंतन में जाता है, सोचने-विचारने में जाता है और वो सोचना-विचारना इस प्रकार से होता है, या तो हम, जो हमारा पास्ट होता है, जो हमारे सामने से गतिविधियाँ हो चुकी हैं, पीछे गुज़र चुकी हैं, हम उनके ऊपर बहुत अधिक अपने ध्यान को या अपने समय को व्यतीत करते हैं, बहुत अधिक। अथवा भविष्य का कोई भय होता है, कोई डर होता है, भविष्य की कोई कल्पनाएँ होती हैं, इसमें हमारा समय बहुत ज़्यादा जाता है। तो या तो भूतकाल में या भविष्यकाल में हमारा समय बहुत अधिक जाता है। माइंडफुलनेस उस समय को, उस बेकार जा रहे समय को रोकने का नाम है। इसमें हम चाहे खड़े हों अथवा बैठे हों, अथवा चल रहे हों अथवा कुछ पढ़ रहे हों, खा रहे हों, जो भी कार्य कर रहे हैं, उसमें अपने साँसों के माध्यम से उसमें प्रेज़ेंट में हम उपस्थित हो जाते हैं। तो क्या करना होता है, जैसे अभी हम बैठे हैं, आँखें बंद करके अथवा आँखें खोलकर, साँस हमने जो भीतर ग्रहण किया है, इसको देखने का प्रयास करना है। बहुत छोटी-सी बात है, आपने
अभी तक अपने जीवन में सैकड़ों हज़ारों बार सुन ली होगी, लेकिन ये उतना ही अधिक लाभकारी भी है। आँखों को बंद करके साँसों को भीतर आते हुए, जाते हुए महसूस करना है, देखना है, देखने की कोशिश करनी है, उसके साथ जुड़ना है। आप साँसों को आते-जाते महसूस कर पा रहे हैं। आप जब साँसों को लंबा ले रहे हैं, जब आपको ये महसूस हो रहा है, तो साँसों को भीतर लेते समय आपके साथ एक उत्साह, एक हल्कापन भी शरीर के भीतर आ रहा है। एक शांति, एक संतोष भी भीतर आ रहा है। और जब मैं साँसों को बाहर छोड़ रहा हूँ, तो भीतर का जो भारीपन है, जो तनाव है, वो भी मेरे शरीर से बाहर जा रहा है। पुनः साँसों को अंदर लीजिए। मेरी अगली श्वास मेरी पिछली श्वास से अधिक लंबी है, अधिक एकाग्रता वाली है, अधिक जागरूकता वाली है। सारे संसार की और सारे शरीर की अन्य गतिविधियाँ एकदम से थम सी गई हैं। मैं अपने साँसों के साथ एकाकार हो रहा हूँ। बाहर से मैं जो श्वास ग्रहण कर रहा हूँ, मेरी नासिका मार्ग से होते हुए पूरे शरीर में एकदम से फैलकर ऊर्जा का संचार कर देती है। शरीर की मोटी नस नाड़ियों से लेकर बिल्कुल महीन, बिल्कुल बारीक नस नाड़ियों तक ये ऑक्सीजन, ये ऊर्जा, ये सकारात्मकता, ये प्रकाश, ये सुगंध गहराई तक फैल रही है। और जब मैं साँस बाहर खाली कर रहा हूँ, तो मेरे भीतर का जो भी गंदगी है, जो भी दुर्गंध है, जो भी अंधकार है, वो सब बाहर निकल रहा है। मेरा मस्तक अत्यंत शांत हो रहा है। विचारों के जंजाल से मैं बाहर निकल गया हूँ। मैं पूर्ण वर्तमान में आकर अपने आप को आनंदमय अनुभव कर रहा हूँ। मैं कितना हल्का अनुभव कर रहा हूँ। ये सृष्टि कितनी तनाव से रहित है। ये सृष्टि कितनी प्रकाशवान है। ये सृष्टि कितनी सुंदर है, सुगंधित है। ये सृष्टि कितनी सुंदर है। ये शुद्ध वायु, ये प्राण वायु मेरे जीवन का, समस्त जगत के जीवन का प्रमाण है। भीतर आती हुई श्वास हल्केपन के साथ-साथ मेरे चेहरे पर एक मुस्कान छोड़ रही है। मैं शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से स्वयं को निर्भर महसूस कर रहा हूँ। मैं भार रहित हुए जा रहा हूँ। चेहरे की अलग-अलग मांसपेशियों में जो आम तौर पर तनाव रहा करता था, अब वो बिल्कुल गायब हो गया है। मेरा हृदय अनेक विषयों की कामना से, अनेक भयों से, अनेक इच्छाओं से जो सदा व्याकुल रहता था,
जो इसकी हृदय गति एकदम तीव्र रहती थी, वो अब एकदम मेरे नियंत्रण में और अत्यंत धीमी हो रही है। मैं अपनी हृदय गति को, मैं अपने हृदय की धड़कन को एकदम निकटता से अनुभव कर पा रहा हूँ, एकदम समक्ष अनुभव कर पा रहा हूँ। मेरा हृदय धीरे धीरे, इसकी धड़कन एकदम सुस्पष्ट, एकदम निकट, और इसकी गति एकदम धीमी होती जा रही है। मैं शरीर में बहते हुए रक्त को, शरीर के नस नाड़ियों में हो रही क्रियाओं को एकदम साफ साफ और निकटता से अनुभव कर पा रहा हूँ। मैं जहाँ चाहे अपना ध्यान स्थानांतरित कर पा रहा हूँ। मैं नाभि पर देख रहा हूँ, मैं अपनी नाभि पर देख रहा हूँ, नाभि की धड़कन को महसूस कर रहा हूँ। मैं अपने नासिका के अगले हिस्से पर, नोज टिप पर, नासिकाग्र पर देख पा रहा हूँ सांसों का आवागमन। मेरी श्वास मेरे नियंत्रण के अनुसार, मेरे निर्देश के अनुसार चल रही हैं। मैं अपने दोनों आईब्रोज के बीच में, आज्ञा चक्र के स्थान पर, दोनों बाहों के बीच में जहाँ टीका लगाया जाता है, मैं एक असीम प्रकाश को भीतर से अनुभव कर पा रहा हूँ। ईश्वर की दी हुई शक्तियों को मैं अनुभव कर पा रहा हूँ। मेरी शक्तियाँ उतनी सीमित नहीं हैं जितना मैं सोचता आया हूँ। परम पिता परमेश्वर को प्रत्येक उनकी कृपा के लिए धन्यवाद देते हुए, इस शरीर के लिए, ये श्वासों की माला के लिए, माता पिता के लिए, जो भी हमें संसाधन मिले, जैसा भी हमें परिवार मिला, जैसे हमारा जीवन मिला, सबके लिए धन्यवाद महसूस करते हुए, हल्की सी मुस्कान चेहरे पर बनाए रखते हुए, दोनों हथेलियों को धीरे धीरे पास में लेकर आएं और हल्के हाथों से आराम आराम से दोनों हथेलियों का घर्षण करें। हल्कापन महसूस करते रहें निरंतर, और दोनों हथेलियों को अपने आँखों पर, अपने चेहरे पर कुछ देर लगा कर रखें। गर्दन को झुका लें, पीठ को ढीला करके पीठ को झुका लें। धीरे धीरे अपने हाथों को
दूर करते हुए अपनी आँखों को खोल लेंगे। तो ये हमारा 5-10 मिनट का जो ध्यान का अभ्यास है, ये हम नित्य तो करें ही, सुबह अथवा शाम को एकांत में तो करें ही, लेकिन माइंडफुलनेस इसी से उपजने वाला, इसी से जन्म लेने वाला एक वो हमारे जीवन का सहारा है, जो हमें पूरी दिनचर्या में भी भटकने नहीं देता, परेशान नहीं होने देता। जब ध्यान का अभ्यास इस प्रकार से हमारा लंबा होता जाएगा, तो हमारे माइंडफुलनेस माइंडफुलनेस यानी वर्तमान में जीने का, वर्तमान में आने का जो हमारा अभ्यास है पूरे दिन का, अन्य प्रकल्पों के बीच में भी, अन्य हमारे कार्यों के बीच में भी, लोगों से व्यवहार के बीच में भी, अपने कार्यों के बीच में भी, तो ये हमारे जीवन में बड़ा सहारा देगा मानसिक रूप से। तो ये आपका ध्यान और माइंडफुलनेस का थोड़ा-सा अभ्यास था। मुझे आशा है आप लोगों को आनंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। अब अंत में थोड़ा-सा, यदि आपके कोई प्रश्न हो या कोई जी, जतिंदर जी। बहुत अच्छा लगा सर, बड़ा आनंदमयी अनुभव रहा। जी, आप बड़े गंभीरतापूर्वक कर रहे थे, अच्छा लग रहा था। आपका और महेंद्र जी का, आंचल जी का भी काफ़ी अच्छा चल रहा था, और रंजीत जी शायद थोड़ा-सा बैठने की पोज़ीशन की वज़ह से या किसी वज़ह से थोड़ा-सा परेशान हो रहे थे। तो जी, मिशेल जी। सर हमारे रिजल्ट में टाइम हो गया सर। क्या कहा आपने? सर मेरा ना स्कूल का टाइम हो गया सर, तो जाना है सर, क्षमा कीजिए सर। जतिंदर जी, एक बार आपका माइक बंद कीजिएगा, मैं मिशेल जी की आवाज़ सुन नहीं पा रहा था। जतिंदर जी, एक बार आपका माइक, हाँ, धन्यवाद। जी, जी, मिशेल जी। सर मुझे ना टाइम हो गया है सर, स्कूल जानी है सर, क्षमा अच्छा, कीजिए अच्छा, सर। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल आप लीव कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। थैंक यू सर, थैंक यू। जी, जी। तो आज के सत्र के संबंध में, अथवा जो अभी तक हमने किया है, उस संबंध में किसी के आपके कोई प्रश्न हो या कोई सुझाव हो, तो आप रख सकते हैं। फिर कल हम वाइवा रखेंगे, और अपनी लॉगबुक आपने तैयार कर ली होगी, अथवा आप इसे कल तक कर लें, तो आप हमें कल अपनी लॉगबुक की पीडीएफ पूरी एक वो फ़ाइल बनाकर, फ़ाइल मतलब पीडीएफ फ़ोटो खींच कर उसकी पीडीएफ तैयार करके आप उसको एक पूरी सॉफ्ट कॉपी की फ़ाइल बनाकर आप हमें ईमेल कर दीजिएगा या उस ग्रुप में भेज दीजिएगा। आदरणीय कांता जी कुछ कहना चाह रहे हैं? सर अभी जो मेडिटेशन के टाइम में आप बोल रहे थे ना, वो सब कहाँ से बोलें, कैसे सीखें? यहाँ पर ध्यान लगाएँ, यहाँ पर ध्यान लगाएँ, इस तरह से। वो तो आपके अपने अनुभवों के आधार पर है, ऐसा कोई आवश्यक नहीं कि जैसे जो शब्द मैंने उपयोग किए, उन्हीं शब्दों का ही उपयोग किया जाए। ये हमारे अनुभवों के आधार पर ही होता है। बाकी अगर आपको मेरे ख़्याल से ना ये जो हम अभी, ये हमारी मीटिंग चल रही है, इसकी लाइव रिकॉर्डिंग होती है और ये यूट्यूब पर अपलोड की जाती है। तो इसका जो लिंक होगा ना, जो सभी लेक्चर्स हुए हैं, उसका लिंक हमारे आरसी चंडीगढ़, रीजनल सेंटर चंडीगढ़ के नाम से यूट्यूब पर चैनल है, उसके ऊपर जाकर आप देख सकते हैं, या लिंक उसका ग्रुप में भेज देंगे, तो वहाँ पर भी जाकर आप भविष्य में कभी भी देख सकते हैं, और आपको लाभकारी रहेगा वो। तो और कोई आपके किसी की कोई प्रश्न या सुझाव हो? तो ठीक है, अच्छा लगा
आदरणीय भाई डॉक्टर युद्धवीर जी ने भी हमारे बहुत सीनियर हैं और बहुत विद्वान साथी हैं। उन्होंने पूरे बीच के सत्रों को पूरी समर्पण भाव से अभ्यास किया था। जी, जतिंदर जी। जी सर, बस धन्यवाद, मैं तो यही कहना था कि ठीक है, मैं एक बार अंत में समापन से पहले मैं चाहूँगा आदरणीय डॉक्टर युद्धवीर जी भी अपने 2 शब्द रखें सबको प्रेरणा के। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय नीलेश जी का। और मैं समझ पा रहा हूँ कि आज स्पेशल कुछ अलग से आनंद आया होगा पूरा ध्यान करने में आपको। मुझे तो बड़ा अच्छा लग रहा था, जो शब्दों का चयन था बहुत ही अच्छा तरीके से, और आप सभी ने उसका लाभ उठाया होगा। और अब अपनी ये यात्रा ट्रेनिंग की लगभग लगभग पूरी हो गई है। फिर भी किसी के मन में कोई शंका हो, कोई बात हो, तो आज आप पूछ सकते हैं। और कल फिर ये समझो कि केवल केवल वाइवा के लिए ही मिलेंगे, ना कि सिखाने के लिए कल। उसके बाद फिर सिखाने के लिए मिलेंगे जब भी आप चाहो। 24 आवर्स वैसे आपके लिए अवेलेबल है। मैंने पहले भी कहा था कि ये तो एक परिवार है योग का, जैसे जैसे जुड़ते रहते वैसे वैसे बढ़ते रहेंगे। और आप कभी भी, ये तो एक केवल सत्र के दौरान की बात थी, इसके अलावा कभी भी किसी प्रकार की कोई हमारे लायक कोई सेवा समझे तो जरूर मतलब आप संपर्क कर सकते हैं। अपनी आज जिन्होंने बुक पूरी नहीं की वो बुक पूरी कर लेंगे, और कल फिर बुक के साथ में अपनी जो पीडीएफ डाल देंगे पहले ही, ताकि फिर आगे का काम उसी के अनुरूप हो सके। जितेंद्र जी कुछ कहना चाह रहे हैं जी? सर, कल अगर वाइवा की कल भी सेशन हो जाए ऐसा बहुत अच्छा लगा जी। आवाज कट गई शायद, क्या कह रहे थे? सर, मैं कह रहा हूँ अगर जैसे आज सर ने मेडिटेशन करवाया है, बहुत अच्छा लगा है। कल अगर हमारा समय ने इजाजत दी तो कल भी थोड़ा ये सेशन करवा देना जी। हाँ, वो तो कोई दिक्कत नहीं उसकी, उसके लिए निश्चिंत रहो आप। वो तो कभी भी करवा लेना सेशन, उसमें कोई फीस नहीं लगनी सेशन की ना। हाँ, जैसे समय बचेगा या जैसी व्यवस्था रहेगी वो करवा देंगे। और फिर भी कभी मन करे तो बता देना, फिर भी हो जाएगा सेशन। ऐसी कोई बात नहीं कि भाई बहुत हार्ड एंड फास्ट टू लगे इसके बाद कुछ नहीं हो सकता, कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय नीलेश जी का और आदरणीय तेजपाल जी का, जिनके मतलब प्रयास से और जिनके सानिध्य में हम यहाँ पे इकट्ठा हो पाए हैं। तो अभी समापन की तरफ आदरणीय नीलेश जी। ओम। अ, हमारे आदरणीय भाई डॉक्टर युद्धवीर जी योग के प्रति बहुत समर्पित हैं, और ये केवल जैसे औपचारिकता ऊपर से आई है या एक इग्नू के माध्यम से हम सब जुड़े हुए हैं, कोर्स सर्टिफिकेट कोर्स के माध्यम से जुड़े हुए हैं, तो इनका जो योग के प्रति जो समर्पण है कि योग बढ़े, आप सब लोगों इच्छुक लोगों को तक जाए, तो औपचारिकता के बंधन में ये नहीं है। तो आदरणीय डॉक्टर युद्धवीर जी वैसे हरियाणा के रेवाड़ी ज़िले से हैं, दक्षिण हरियाणा में, और मैं भी इनके पड़ोसी ज़िले से ही हूँ, महेंद्रगढ़ से। तो जब भी आपको भविष्य में भी आवश्यकता लगे, तो आपको कभी कुछ मोबाइल आदि से पूछना हो, तो हम दोनों ही भाई तैयार हैं आप लोगों के लिए, कि अगर हमारे कुछ उस चीज़ का पता होगा तो हम ज़रूर आप लोगों को बताएँगे। और जैसा भाई जी कह रहे हैं, अगर आगे भी हमारे जैसे थ्योरी के और प्रैक्टिकल क्लासेस और अगले जो बैचेज़ होंगे, उनके लिए होंगी। तो अगर आपका इच्छा हो और आपके पास समय हो, तो आप उन थ्योरी क्लासेस में और उन प्रैक्टिकल क्लासेस में भी जुड़ सकते हैं। उसमें कोई, क्योंकि हमें तो उसके लिए कोई एक्स्ट्रा ज़ोर लगाने की आवश्यकता है नहीं। टेक्नोलॉजी की सुविधाएँ हैं, हमें उतना ही बोलना है, अगर उसमें आप और जुड़ के दोबारा कर लेंगे, तो आपका रिवाइज़ हो जाएगा। बस हाँ, आपको इतना ध्यान रखना पड़ेगा कि वो कब होंगी, और उसके लिए आपको आदरणीय तेजपाल जी से या हमसे कभी जैसे बीच में कभी पूछ लिया, या तो ऐसा जब भी होगा तो आप उस समय वो लिंक आपको प्राप्त हो तो आप आगे भविष्य में जुड़ सकते हैं। कल के लिए आप ज़रूर अपनी तैयारी कर लें। पूरा जैसे अभ्यास आप को करवाया गया है, सावधानी, लाभ और प्रक्रिया, ये 3 चीज़ों का विशेष ध्यान रखते हुए इन 3 चीज़ों की आप तैयारी करें। आज अपनी रिवाइज़ कर लें, क्योंकि उसके आधार पे जो नंबर हैं, उसमें कोई भाईचारा नहीं रहेगा। उसमें आदरणीय महेंद्र जी तो अपना विद्यालय उनको तो पता है, भई जो काम
एन्जॉयमेंट के साथ होता है वो एन्जॉयमेंट के साथ, लेकिन जो प्रक्रिया जिस अनुशासन में है, वो अनुशासन निभाना पड़ेगा। तो उसके साथ हम करेंगे। तो जी, जतिंदर जी। सर ये जैसे आपने बताया कि आने वाले समय में कोई कार्यक्रम हुआ तो वो बता देंगे, तो अगर ऐसा पॉसिबल है तो ग्रुप बने रहने देना ना सर, इसी में ही कम्युनिकेशन कोई मतलब हम दे सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। बिल्कुल। ग्रुप ऐसा का ऐसा रहेगा, आगे जो भी तैयार होगा ना, अगर लिंक और डेट वगैरह जब भी आगे की तय होंगी, तो उस ग्रुप में भी हम शेयर कर देंगे। अच्छा विचार है। ठीक है, आज का समापन करते हैं। ओम द्यौः शान्ति अन्तरिक्षं शान्ति पृथ्वी शान्ति आपः शान्ति ओषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वदेवः शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वगं शान्ति शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्तिरेधिः। ओम शांति शांति शांतिः। सर्वेभ्यो नमः। धन्यवाद आप सभी का, और आप सबका दिन शुभ हो। आदरणीय तेजपाल जी को बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। थैंक यू सर। धन्यवाद सर आपका जी। धन्यवाद सर जी।